Good afternoon, everyone. Yes, good afternoon, Bhumika. Kindly start joining in. जी. Yes, hello, Bharti. Yes, good afternoon, Pragya. Good afternoon. Okay. So, अब तक जो हमने टॉपिक्स कवर करे हैं, आज सभी के हम लोग पहले क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद में फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके. सो स्टार्ट करते हैं सभी के साथ में. तो शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग देखते जाएंगे. सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अलग अलग एग्जाम से पिक हुए हैं. कुछ आपके एमफिल के एग्जाम से हैं, नेट के एग्जाम से हैं, आपके मास्टर्स लेवल एग्जाम्स के हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्स के हैं. तो सभी क्वेश्चंस आपके मिक्स्ड हैं. लेकिन आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक्स हमने अभी तक करे हैं उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितना टेढ़ा घुमा सकते हैं अगर सिंपल कॉन्सेप्ट को डिफिकल्ट करना हो. और ज्यादातर ये क्वेश्चंस आपको सरल तौर पर मिल जाते हैं. आसानी से इन क्वेश्चंस को सही करा जा सकता है. Those sampling methods which clearly specify the likelihood of inclusion of each element in the sample are known as. बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा. सभी लोग एक्टिवली जवाब दीजिए. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग या फिर नन ऑफ द अबव. और सभी लोग जवाब दें चाहे सही या गलत. आप सभी के मैसेजेस एक दूसरे को नहीं दिखते हैं तो एक दूसरे से प्रभावित होने का जो चांस है वो घट जाता है. इसीलिए जो आपको लगे कि जवाब सही लग रहा है उसको देने का प्रयास करें. ठीक है. ठीक है. काफी ही बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन है. बहुत ही सिंपल सरल स्वभाव में पूछा गया है कि वो सैंपलिंग मेथड जिसमें हर एक एलिमेंट के इंक्लूजन का चांस हो. यानी कि अगर हमारी पॉपुलेशन में 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और सैंपल में हमें केवल 3 लोग लेने हैं तो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें सबके सेलेक्ट होने के चांस बराबर हों और जिसमें सबके इंक्लूजन का चांस एक समान हो. ऐसे मेथड्स रैंडम सिस्टम को काफी ज्यादा यूज करते हैं. यानी कि हम रैंडम सैंपलिंग को यूज करते हैं. तो ये सिस्टम्स आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स कहलाते हैं. काफी सिंपल क्वेश्चन. ये आपका इभास के एमफिल के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन. काफी सरल. द स्कोप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी इज डैश देन दैट ऑफ रिसर्च मेथड्स. बताइए. रिसर्च मेथडोलॉजी का स्कोप जो है वो डैश है देन दैट ऑफ रिसर्च मेथड्स. सभी लोग जवाब दें. रिद्धि दोबारा देखें. शब्दों जो घुमा रहा है उसको घूमने पने को ना देखें. काफी सिंपल सरल. ठीक है. सभी का सही जवाब है वाइडर. जब हम दो शब्द हैं, एक शब्द है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी. अब देखो एक शब्द में तो मेथड भी है पर बाद में ये लॉजी शब्द भी है. जैसे साइकोलॉजी में होता है तो ये लॉजी शब्द है और दूसरे में केवल रिसर्च मेथड लिखा हुआ है. लॉजी का मतलब है कि ये उस चीज की स्टडी है. यानी कि बहुत रिगरस प्लानिंग स्ट्रक्चरिंग करी गई होगी तब जाकर किसी पर्टिकुलर डिसीजन या मेथड की तरफ हम पहुंचते हैं. तो इसके अंदर डेटा कलेक्ट करने का क्या सिस्टम होना चाहिए, डेटा इंटरप्रेट करने के क्या टूल्स होने चाहिए, एनालाइज कैसे करना है. तो जब हम अपनी रिसर्च को एक सिस्टमैटिक तरीके से देखने का प्रयास करते हैं कि आगे किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, अब किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे ये डील होना चाहिए ताकि हम अभी से सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ अपनी रिसर्च के मूव कर सके. तो रिसर्च मेथडोलॉजी जो है ये ज्यादा वाइडर है स्कोप में.
रिसर्च मेथड तो केवल एक तरीका है जो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी वो सोच, वो समझ, वो सिस्टम है जो बताएगा कि इस रिसर्च का गोल क्या है और इस गोल को पाने के लिए किस तरीके के रिसर्च मेथड सेलेक्ट करना बेस्ट रहेंगे। डिजाइनिंग लेवल पे कौन सा डिजाइन, सैंपलिंग लेवल पे कौन सा डिजाइन चूज करना चाहिए, किस तरीके का मेथड रहना चाहिए उस समय पे, आगे जाके जब डेटा एनालाइज करना है तब कौन सा मेथड रहना चाहिए, क्वेश्चनर यूज करना चाहिए या किसी और तरीके का डेटा कलेक्शन टूल हम लोगों को यूज करना चाहिए। ये सब सोच विचार रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर रहते हैं। ये भी आपका इभास का प्रीवियस ईयर पेपर है। अ स्टेटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन इज नोन एज। देखिए कितने सिंपल सिंपल सवाल आपके आ रहे हैं। A statistical measure based upon population is known as, बताइए। अपेक्षा ने क्वेश्चन पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पॉपुलेशन मतलब पैरामीटर, ये भी आपका इभास का प्रीवियस ईयर पेपर का है। अब एक क्वेश्चन पूछा है, चलो पहले इसका आप लोग आंसर दीजिए, सोच विचार करिए। मैं इतने अपेक्षा का एक बार सवाल सबको आउट लाउड पढ़ के बता देता हूं। अपेक्षा कह रही हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग होती है, उसका मतलब है कि हम किसी भी nth पहले पर्सन को चूज करते हैं और फिर उतने नंबर बाद के हर व्यक्ति को हम अपने सैंपल का हिस्सा बना लेते हैं। तो क्या ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं हुआ, क्योंकि हम बीच के सारे लोगों को छोड़ देते हैं। एक्चुअली सैंपलिंग का मतलब ही ये है कि आप ज्यादा लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादातर लोग रह जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों को हम सैंपल का हिस्सा बनाते हैं। ऐसे में तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है रैंडम सैंपलिंग का। मेरे को 10 लोग चुनने हैं, मैंने 10 लोगों के नाम एक एक बॉल पे रख के बैग के अंदर रख दिए हैं, और अब मुझे नहीं पता कौन सी बॉल मैं उठाऊंगा। मैंने बैग के अंदर हाथ दिया, एक बॉल निकाली, उस पर जिसका नाम लिखा था उस बच्चे को सैंपल बना दिया। लेकिन जब संख्या बढ़ने लगती है तो हर व्यक्ति का नाम ऐसे रैंडमली निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को रैंडम करने के लिए पहले एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ऑर्डर क्रिएट करने का क्या मतलब है कि मान लो हम कोई एक एग्जिस्टिंग पैटर्न या कोई रैंडम पैटर्न बनाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी तरीके के ऑर्डर में सारे के सारी पॉपुलेशन को अरेंज कर पाए। जैसे हाइट, मुझे नहीं पता कौन हाइट में आगे आएगा कौन पीछे आएगा। वेट, मुझे नहीं पता किसका वेट ज्यादा होगा किसका कम होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनरोलमेंट नंबर, आधार कार्ड किस दिन बना था इन लोगों का, ऐसा कोई क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे एक ऑर्डर आ जाए। इस ऑर्डर के बाद में हम ये देखेंगे कि कितने लोग हमको सेलेक्ट करने हैं, और उन लोगों के हिसाब से हम या तो कंप्यूटर जनरेटेड कोई रैंडम नंबर या अपनी तरफ से कोई रैंडम नंबर से शुरू कर सकते हैं। और मान लो 5th नंबर, तो हर 5वां व्यक्ति मेरे सैंपल का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 5वें नंबर पे कौन व्यक्ति होगा। तो इसीलिए ये रैंडम सैंपलिंग है, क्योंकि ऑर्डर में लाने से पहले रैंडम कर दिया गया है। दूसरा, रिसर्चर को नहीं पता कि कोई भी नंबर चुनने पे किसका सिलेक्शन होगा। तो रैंडम सैंपलिंग सामने वाले को तो सिलेक्शन का चॉइस देता ही देता है कि वो इक्वल पार्ट बन सके, बट रिसर्चर को भी अनबायस्ड होने का ऑप्शन देता है। इसीलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, ना कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, ना कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में। अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रिसर्च मेथड इज, बताइए क्या क्या आंसर दिया है आप सभी ने। सभी लोग जवाब दें। शायद अभी तक जवाब नहीं दिया, अच्छा दिया है, नीचे है, ओके जस्ट अ मिनट। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बट फिर भी कुछ कुछ केसेस में मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों को कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं क्वेश्चंस को सही मार्क करने में, जबकि बहुत ही सरल लेवल के क्वेश्चंस हैं।
एक्चुअली रिसर्च का पार्ट काफी बार हमें देखने पे ऐसा लग सकता है कि कंफ्यूजिंग है, बट एक्चुअल में ये तो बेसिक रिसर्च है. दिस इज व्हाट वी नीड टू रिवाइज मोर एंड मोर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके सिंपल पार्ट से होते हैं इन कंपैरिजन टू बाकी पार्ट्स के. ऐसे में नेट जेआरएफ एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर हमको पता होता है कि हाँ भाई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एमफिल के पेपर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं तो कुछ डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, पर आपको नहीं पता वो कब इजी होंगे कब डिफिकल्ट होंगे, बट ये पता है कि इजी क्वेश्चन भी काफी संख्या में आते हैं. ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर भी प्रोबेबिलिटी है, सिस्टमैटिक भी प्रोबेबिलिटी है. तो आंसर क्या होगा? कोटा सैंपलिंग. ठीक है, तो हम समाज की चीजों की किसी भी क्राइटेरिया से हम एक नंबर डिसाइड करके उस पॉपुलेशन से, उस संख्या से या उस नंबर से लोगों को हम उठा लेते हैं. ठीक है, कोटा सैंपलिंग. ये आपका सीआईपी रांची का एमफिल के पेपर में आया हुआ सवाल है. फॉर द पॉपुलेशन ऑफ अ फाइनाइट साइज, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, ऐसा जिसको काउंट करा जा सकता है, जिसके साथ वर्क किया जा सकता है, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है. विच सैंपलिंग मेथड इज जनरली प्रिफर्ड? बताइए किस सैंपलिंग मेथड को जनरली प्रेफर किया जाएगा जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट साइज की है? बताइए, सभी लोग जवाब दें. कौन सा सैंपलिंग मेथड प्रेफर करा जाना चाहिए? ओके, सभी का जवाब बिल्कुल ठीक. क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड. देखो, जबकि यहां पे हल्का फुल्का चैलेंज आ सकता है, लेकिन हल्का सा चैलेंजिंग क्वेश्चन आने में देखो सभी के जवाब सही आने लगे. लेकिन सिंपल क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो ऐसे में क्या पता है हमको, हमने क्या देखा था कि हम सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम ये प्रिफर करते हैं कि सैंपलिंग रैंडम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है. तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहां पे नॉन रैंडम होना चाहिए. तो यानी कि आपका बहुत ही आसानी से पर्पसिव सैंपलिंग इसमें से हट जाता है. दूसरा क्या है? रैंडम सैंपलिंग, रैंडमली उठाना. फिर आ जाता है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एक सिस्टम बना देना और हर उस सिस्टम से पाए हुए एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेना. उसके बाद में हमने क्या देखा था कि जब और थोड़ी सी बढ़े पॉपुलेशन हमारी, तो हम लोग क्या चूज कर सकते हैं? तो हम लोगों ने रैंडम, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक के बाद में क्या देखा बताइए सभी? जब हम लोगों ने सैंपलिंग पार्ट किया था तो क्या स्ट्रक्चर यूज करा था हम लोगों ने? सिस्टमैटिक के बाद क्या चूज करा था? अभी हम होमोजेनस ग्रुप्स पे चल रहे हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हेट्रोजेनस है, और कोई ऐसा संकेत किसी तरीके का नहीं मिल रहा है कि हेट्रोजेनस है. तो होमोजेनस सैंपल है. इसके अंदर क्लस्टर जो है वो सबसे लास्ट में पढ़ा था हमने, और क्लस्टर में क्या था? इनफाइनाइट. जब इनफाइनाइट हो जाती है तो हम क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं, और जब क्लस्टर से भी कुछ बड़ा लेना हो तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को ही उठा लेते हैं. तो क्लस्टर और एरिया ये फाइनाइट सैंपलिंग के साथ तो काम नहीं करेगा. तो फिर आपका क्या बता? सिस्टमैटिक. याद है सिस्टमैटिक और क्लस्टर के बीच में कौन सा पढ़ा था हमने? बिल्कुल ठीक, स्ट्रेटा. पर स्ट्रेटा के लिए भी अगर हेट्रोजेनस है तो उसको होमोजेनस स्ट्रेटा में बांट के हर स्ट्रेटा से रैंडम सैंपलिंग करी जा सकती है. ठीक है, तो आसानी से क्या आंसर हो गया? सिस्टमैटिक सैंपलिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग? बताइए स्ट्रेटिफाइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सभी लोग जवाब दें, सभी जवाब दें. क्या आंसर होगा? बताइए सभी लोग. बिल्कुल सही जवाब सभी का. बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है. तो बहुत आसानी से क्या पता चल गया हम लोगों को कि स्ट्रेटा जो हैं वो एक्चुअली सब ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप होमोजेनस होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
होमोजेनस होता है। तो यानी कि इक्वल और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सब ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तो ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following options is the correct sequence involved in a research process? एक रिसर्च प्रोसेस में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सोच के बताइए। सभी लोग आंसर करें। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए पहला स्टेप कौन सा होगा और लास्ट का कौन सा होगा। जब भी स्टेप्स दिए हों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर पूरे स्टेप्स ना क्लियर हों तो किसी एक के आगे का पीछे का जिसका पता हो या पहला और आखिरी पता हो, उससे शुरू करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। हमेशा जवाब देने के दो तरीके होते हैं, एक पता है मुद्दा और उस पता से हम जवाब तक पहुंचते हैं, दूसरा हम ऑप्शंस को देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं और जो बच जाता है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं करेक्ट होने के, इसको हम मार्क करके मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं। तो ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हैं डी। भूमिका दोबारा देखें आंसर, तो आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर, एनालिसिस कंक्लूजन। तो ये तो पक्की बात है कि कंक्लूजन अगर है तो ये सबसे लास्ट का स्टेप होना चाहिए, क्योंकि सब होने के बाद ही कंक्लूड करा जाएगा। उसके बाद ऐसा तो कोई काम नहीं दिख रहा जो इसके लास्ट में होना चाहिए। तो बी किसके लास्ट में है, तो देखो सिर्फ इतने से ही दो ऑप्शन आपके हट गए। फिर उसके बाद में, ठीक है, इन सब में सबसे पहला तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। देखो यहां पे भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव दे रखा है, देखो बी से पहले ए भी दे रखा है, यानी कि बी से पहले आपका डेटा एनालिसिस हो जाएगा। तो आपको बस दो के बीच में कंफ्यूजन होगी, पहले ई आना चाहिए या डी, डी आना चाहिए या ई, डी ई। जब तक हाइपोथेसिस नहीं बनेगी तब तक डेटा कलेक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सी डी ई ए बी ये आपका डी आंसर होगा। ठीक है, a psychologist wants to determine whether listening to music while studying affects test performance। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर बेसिक्स क्लियर हैं बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ये जानना चाहता है कि क्या गाने सुनने से, जब हम पढ़ते हैं और गाना सुनते हैं, तो क्या उससे टेस्ट की परफॉर्मेंस बढ़ती है, यानी कि क्या स्कोर्स में इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट आती है। What treatment is the experimental and the control group likely to receive? तो इसमें हमें क्या बताना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, इनको कौन कौन से टास्क मिलेंगे ये हमें बताना है। सबसे पहले बेसिक पे आप लोग आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इस चीज पे आइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेसिक को टेस्ट करेगा पर सरल है। बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा। देखो हम लोगों को क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो, डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं, जिसको भी हम चेंज करेंगे वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मेजर करते हैं, और जो भी चीज मेजर करते हैं हम वो दोनों के अंदर मेजर कर रहे हैं। हम वो कंट्रोल ग्रुप में भी मेजर करते हैं कि बेसलाइन बिहेवियर मिल जाए हमको, जिसके साथ हम कंपेयर कर सके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की परफॉर्मेंस, और उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सक्लूसिवली हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि उसका इंपैक्ट जो है हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पढ़ सके। ठीक है, तो ऐसे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जिसको हम बदल रहे हैं। तो एक को गाना सुनवाएंगे, एक को गाना नहीं सुनवाएंगे, तो यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, म्यूजिक। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जिसको दोनों में, दोनों को हम टेस्ट दिलवाएंगे और देखेंगे कंट्रोल ग्रुप ने मान लो 40 स्कोर करा 50 में से, तो ये हमें बेस पता चल गया कंट्रोल ग्रुप का। अब अगर इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई स्कोर पे असर पड़ता है, कम आए तो हम कहेंगे कि उल्टा असर पड़ता है, लगभग एक जैसे है तो कोई खास असर पड़ता नहीं है।
तो ऐसे में क्या आंसर होगा हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल म्यूजिक, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को म्यूजिक दिया जाएगा, और क्या है? कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब आंसर बताइए। ज्यादातरों ने आंसर किया है बी ऑप्शन, जो कि सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेसिक अगर यह पार्ट आपने कर लिया है तो सही रहेगा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को म्यूजिक दिया जाएगा, बाकियों को नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है, ये सीयूईटी पीजी 2022 का सवाल है। बहुत अच्छी चीज क्या है, सीयूईटी के क्वेश्चंस काफी रिफाइन हो गए हैं जब से एनटीए के अंडर आई हैं। दे हैव बिकम मोर कॉन्सेप्चुअल, मोर सिचुएशन ओरिएंटेड, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। तो देखो यहां पे भी था सरल चीज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी इन्होंने, लेकिन जिस लहजे से पूछने का प्रयास करा वो अच्छा था, वो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। तो अगर आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग टू फाइंड डेटा दैट माइट सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट एन इमरजेंट एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क इज कॉल्ड। बताइए, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, बताइए। यूज ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग to find data that might support or contradict an emergent explanatory framework is called। बताइए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अपेक्षा बिल्कुल ठीक, प्रणव बिल्कुल ठीक, भूमिका बिल्कुल ठीक, सभी का बिल्कुल ठीक। क्या बात है, मुझे लग रहा था कुछ को डाउट आ सकता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है अगर ये डाउट नहीं आया। तो सिंपल सी चीज है, ये एक्चुअल में सवाल सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये सैंपलिंग का सवाल है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ग्राउंडेड थ्योरी का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने डेटा में से कोई बड़ी बात कहनी हो, कोई थ्योरी बनानी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा डेटा उठाते हैं, इन डेटा से जो भी आइडिया मिलता है उस आइडिया को धीरे धीरे हम इस तरह से लेके आते हैं कि फाइनल में कोई बड़ी बात पता चले। इस बड़ी बात को हम थ्योरी कहते हैं, जिससे हम किसी बिहेवियर, फिनोमिना, किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं, प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ग्राउंडेड थ्योरी का अप्रोच है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर मैं आपसे पूछने लगूं, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं अच्छा प्रणव कह रहे हैं कि आंसर पता लग गया था बिल्कुल बिल्कुल प्रणव, ये अच्छी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि कब पता लगा और कब पता था, इस वजह से आया। तो बिल्कुल ठीक बात है, आशुतोष भी यही बात कह रही हैं। तो इस बात को अंदाजा लेते हैं, चलो प्रणव का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मुझे प्रणव के बारे में चीजें जाननी है, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर प्रणव कौन है। तो मुझे प्रणव के बारे में क्या पता होना चाहिए जिससे मुझे पता चले कि प्रणव किस तरीके का व्यक्ति है, क्या विचारधारा रखता है, कैसे चीजों को डिसीजंस लेता है, किस तरीके से अब तक चीजें जी हैं। तो मैं प्रणव से पहला क्वेश्चन पूछता हूं, तो प्रणव ने मुझे चीजें बताई, मुझे नई चीजें पता चली प्रणव के बारे में। फिर मैंने अलग तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर मुझे कुछ कुछ पुरानी चीजें प्रणव ने बताई और कुछ नई चीजें, तो फिर से मुझे नई चीजें पता चली। फिर मैंने तीसरी बार प्रणव से एक टेस्ट फिल करवा लिया पर्सनैलिटी का, तो कुछ चीजें जो प्रणव ने बताई थी वो चीजें वेरीफाई हो गई और कुछ और नई चीजें पता चल गई। फिर मैंने दोबारा से प्रणव से कुछ क्वेश्चन करे, फिर मुझे कुछ नई बातें पता चल गई। अब इन 4 सेशन के अंदर मुझे प्रणव के बारे में लगभग हर बात पता है। शायद प्रणव को इतनी बातें अपने बारे में ना पता हो जितनी मुझे पता है। अब क्या करता हूं मैं, फिर दोबारा से प्रणव से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, मगर इस बार प्रणव से जब मैंने क्वेश्चंस पूछे तो मुझे कुछ भी नया नहीं पता चला।
ये सब प्रणव बता चुका था अब तक, कभी पहले में बताया था, कभी तीसरे में, कभी कहीं कभी कहीं। तो मुझे क्या पता चला, ओल्ड ही पता चला सब कुछ, नया कुछ नहीं पता चला प्रणव के बारे में। मैंने फिर से क्वेश्चंस पूछे अलग ढंग से, लेकिन अब भी जो मुझे पता चला प्रणव के बारे में वो सब पुराना था। तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने प्रणव से तब तक सवाल पूछे जब तक मुझे ऐसे जवाब नहीं मिल गए जो जवाब मुझे कोई नई जानकारी दे रहे हो, जो प्रणव के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बता रहे हो। यानी कि मैंने प्रणव को सैचुरेट कर दिया है। क्या कर दिया है मैंने प्रणव को? सैचुरेट। सैचुरेट का क्या मतलब है कि बिल्कुल निचोड़ दिया है मैंने, कि भाई उसके बारे में हर चीज पता है, इससे ज्यादा नहीं पता चल सकती। जैसे काफी बार हम नींबू पानी बनाते हैं, तो काफी बार हम नींबू को थोड़ा सा निचोड़ते हैं और रख देते हैं, फिर देखते हैं और निचोड़ने के लिए तो हमें और दम लगाना पड़ेगा। लेकिन काफी बार जब हमारे पेरेंट्स वही नींबू पानी बना रहे होते हैं तो वो बिल्कुल नींबू को इतना निचोड़ देते हैं कि उसके बाद उसमें से हल्का सा भी रस टपक नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। तब तक डेटा को एनालाइज करना, डेटा से क्वेश्चंस पूछने, डेटा कलेक्ट करते रहना जब तक डेटा से सारी बातें पता ना चल जाए। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। इसी सैचुरेशन के कॉन्सेप्ट से थियोरेटिकल सैंपलिंग निकल के आती है। थियोरेटिकल सैंपलिंग में हम तब तक डेटा इस तरीके से निकालते हैं जब तक हमें कोई एक सिंगल ऐसा फ्रेमवर्क ना मिल जाए जो फ्रेमवर्क पूरी तरीके से सारी की सारी बातों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन ना कर दे। तो ये कहलाता है आपका थियोरेटिकल सैंपलिंग, कि हम डेटा को, थ्योरी को बिल्कुल सैचुरेट कर देते हैं ताकि नया कुछ ना आए, तो हम डेटा कलेक्शन बंद कर सकते हैं उस स्टेज पे। ये सैचुरेशन कहलाता है, थियोरेटिकल सैचुरेशन। और ऐसे में ही आपका ये सैचुरेशन करने के बाद हम डेटा को, कैटेगरीज को तब तक एनालाइज करते हैं, तब तक उनके साथ में हम लोग एक्सपोजर रखते हैं जब तक हमें उनके बारे में, हर एक रिलेशनशिप के बारे में प्रॉपर जानकारी ना हो जाए, जो जानकारी हमें आगे नए इमर्जिंग पैटर्न के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन दे देती है। तो वो इंफॉर्मेशन आगे जाके थ्योरी बन जाती है। तो इसको हम बेसिकली थियोरेटिकल सैंपलिंग कहते हैं, कि हम तब तक पूछ रहे हैं जब तक थियोरी से सारी की सारी बातें निचड़ नहीं गई, जब तक पूरी चीज पता ना चल गई, कि हमें फाइनल मुद्दा समझ आ गया। ठीक है। भारती कह रही हैं, कैन दिस बी अ वे टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ रिसर्च वर्क, वी कैन यूज पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग का क्या मतलब है कि ऐसी सैंपलिंग जो हमारे पर्पस को पूरा कर दे। तो हम लोगों को कन्वीनियंटली लोग मिल जाएं और लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर दें, बस इतना है पर्पसिव सैंपलिंग। ये उससे भी ऊपर जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली सैंपलिंग नहीं है, ये एक बेसिकली ग्राउंडेड थियरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी तो हम थियरी बना पाएंगे जब हम उसका पूरा का पूरा डेटा सैचुरेट कर देंगे। ठीक है, ओके। द पर्पस ऑफ डैश स्टेटिस्टिक्स is to draw a conclusion about conditions that exist in a population from study of a sample drawn from the population। तो ऐसा कौन सा स्टेटिस्टिक्स है जिसका गोल है टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट कंडीशंस जो एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है, जहां पे हम पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करके उस सैंपल को पढ़ते हैं। बताइए, बहुत ही सरल, बिल्कुल ठीक नव्या, बिल्कुल ठीक प्रणव, सभी का बिल्कुल ठीक, अपेक्षा बिल्कुल ठीक। इनफेरेंशियल, हमने बातचीत भी करी थी कि जब हम सैंपल से जानकारी लेते हैं तो हमारा गोल क्या होता है, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी देना, पॉपुलेशन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना। और ये करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टेटिस्टिक्स का डोमेन है इन्फरेंशियल स्टैट, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस को हम प्रूव करते हैं।
A key procedure for any experiment is of dash participants to groups. The experiment uses a chance procedure such as drawing names out of a hat to make sure that all participants have the same probability of being part of a given group. क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, सरल चीज है, बस घुमाने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बात, क्या बात, ज्यादातर सभी लोगों का सही है। लास्ट की कुछ चीजों ने क्लियर कर दिया है मुद्दा। अब देखो घुमाने का भी क्या प्रयास किया गया, आप देखिए कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है इससे पहले का, ये कुछ अलग बात कर रहा है, और इसके बाद के जो चीज है वो कुछ अलग तरीके की बात कहने का प्रयास कर रही हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव बातें कह रहे हैं, लेकिन लास्ट की बात को सोचते हुए ज्यादातर व्यक्ति को रैंडम सिलेक्शन की बात लगेगी, जैसे हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को, दैट मींस ड्रॉइंग पीपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इनटू अ सैंपल। लेकिन जब हम स्टार्टिंग की चीज देखते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, पार्टिसिपेंट को ग्रुप्स के अंदर, यानी कि जिस भी समय पे पार्टिसिपेंट्स को हम ग्रुप्स में असाइन करते हैं। कौन से ग्रुप्स में? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। तो जब भी हम पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप में असाइन करने का प्रयास करते हैं, ये बेसिकली क्या बन जाता है हमारा? सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है। प्रणव, आप दोबारा देखिए क्वेश्चन को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली असाइन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडम असाइनमेंट कर रहे हैं। और अगर हम पूरी की पूरी बात को भी देखें, किसी भी तरीके से ए जवाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए नॉन प्रोबेबिलिटी है, और बाकी तीनों जो हैं ये आपके प्रोबेबिलिटी के हैं। ये तो इनफैक्ट सैंपलिंग भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों प्रोबेबिलिटी के हैं। और रैंडम असाइनमेंट ये एक्सपेरिमेंट का की फीचर है। एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट जो होता है उसके अंदर रैंडम असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डैश रैंडम सैंपलिंग, units are randomly sampled from a population that has been divided into categories। बताइए। बिल्कुल जी, बताइए। रैंडम सैंपलिंग ऐसी पॉपुलेशन में से करा जाता है जिसको कैटेगरीज में बांटा जा चुका है। यहां पे दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है, और उसी ही कंफ्यूजन का शिकार एक दो बच्चे होंगे कि जब भी हम कैटेगरी की बातचीत कर रहे हैं तो ज्यादातरों को लगेगा ऐसा तो नहीं कि हम क्लस्टर की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि क्लस्टर्स में भी तो हम सारी चीजों को एक बड़े लेवल पे क्लस्टर्स में बांट देते हैं। पर क्लस्टर्स में जब हम बांटते हैं तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन को बांटते हैं, और क्लस्टर में बांटने का प्रयास होता है, मगर उतना ध्यान कैटेगरीज पे नहीं जा पाता। सबसे ज्यादा ध्यान कैटेगरीज पे किस में जाता है? जब हम स्ट्रेटाज बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटा ही हम कैटेगरी बेसिस पे बना रही हैं। कौन सी कैटेगरी? होमोजेनस कैटेगरी। सारी होमोजेनस कैटेगरी मान लो सब बिखरे हुए हैं, और मेरी रिसर्च स्टडी में जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, सारे मेल्स को एक ग्रुप में कर दूंगा ए, और सारी फीमेल्स को दूसरे ग्रुप में कर दूंगा बी। ए ग्रुप से रैंडम सिलेक्शन करूंगा और बी ग्रुप से रैंडम सिलेक्शन करूंगा। तो ये आपका जो अप्रोच है बिल्कुल ठीक, लगभग सभी ने सही जवाब दिया है, स्ट्रेटिफाइड। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी टर्म रेफर्स टू, बताइए रिसर्च मेथडोलॉजी का क्या मतलब है? सभी लोग जवाब दें, सरल क्वेश्चन, बताइए क्या जवाब होगा। बिल्कुल ठीक नव्या, बाकी लोग भी जवाब दें। भूमिका दोबारा देखिए क्वेश्चन को, बाकी सबका बिल्कुल जवाब ठीक है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में
हम किस चीज की बात करते हैं? डेटा कलेक्शन की भी बात करते हैं, एनालिसिस की भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन की भी करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एक लार्जर गाइड है जो हमें बताता है कि रिसर्च को कैसे अप्रोच करना चाहिए हमें। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बताइए। ए, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। सही जवाब क्या होगा? ये भी एनएफएसयू का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग में चैलेंज आ सकता है ये सोचते हुए कि क्या टेस्ट होता है, पर ध्यान से देखो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए। बिल्कुल ठीक प्रणव, बिल्कुल ठीक। एक्चुअल में ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हम केवल नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम एच नॉट एक इक्वलाइजर की तरह स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि कोई इफेक्ट नहीं है ये देखने के लिए, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको अगर रिजेक्ट करा तो हम ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हैं और हम नल को रिजेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही टेस्टिंग का है। टेस्टिंग के अंदर ये ठीक बात है कि हम नल को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नल कहां से आती है और नल जो टेस्ट होके रिजल्ट देती है उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आता है, फिर सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर मूव कर जाती है? ऑल्टरनेट पे। तो यानी कि आपका नल और ऑल्टरनेट दोनों ही टेस्टिंग का हिस्सा है। वो अलग बात है कि हम नल से टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो आपके दोनों ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हिस्से हैं और दोनों ही टेस्ट करे जाते हैं। तभी तो हम कह पाते हैं कि जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है या जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई, वो वेरीफाई नहीं हुई, यानी कि हम सारी की सारी चीजें कर किसके लिए रहे हैं? ऑल्टरनेट के लिए, और करते किसके माध्यम से हैं? नल के थ्रू। तो वेरिफिकेशन तो एक्चुअल में हम ऑल्टरनेट का करना चाहते हैं, जिसके लिए हम नल को स्क्रूटनाइज करते हैं। तो आंसर आपका ए एंड बी बोथ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? बताइए, सरल क्वेश्चन, बताइए। सभी जवाब दें। डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड। ठीक है, यहां पर भी कुछ लोगों को, जो पहले ही आंसर्स में आप लोगों के भी पता चल गया है कि ए और डी में संघर्ष आएगा। अब वे करो दोनों को वे करने का प्रयास करो, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या सही में रिसर्च। ये हमें पता है कि रिसर्च एक प्रोसेस होता है, हमको ये पता है कि रिसर्च एक्टिव होती है, बट क्या रिसर्च पैसिव भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। काफी बार मियर ऑब्जर्वेशन is a passive act of collecting data, of moving towards a research, जो एक्टिवली अपना जो प्रोसेस है उसके अंदर एंगेज नहीं करती है, सिर्फ बैकग्राउंड में मेयरली वो सिर्फ चीजें ऑब्जर्व करने का प्रयास करती है। तो रिसर्च पैसिव होने का पोटेंशियल रखती है, वो एक अलग बात है, क्योंकि इतने डायनेमिक एलिमेंट्स उसके अंदर मिल जाते हैं कि वो रिसर्च हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस रहता है, मगर पैसिव के कुछ एलिमेंट रहते हैं। तो अगर मुझे ए और डी को वे करना हो, वजन डालना हो, तो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि रिसर्च एक प्रोसेस है।
तो रिसर्च एक प्रोसेस है, ये ज्यादा जरूरी है इस बात से कि रिसर्च पैसिव है। प्रोसेस कहने का क्या मतलब है कि रिसर्च बहुत सारी चीजें हमें साथ के साथ जानकारी मिलती है, समझ मिलती है, हम ग्रो करते हैं, हमारी रिसर्च ग्रो करती है। तो रिसर्च एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो यानी कि अगर दोनों को चूज करना हो तो हम किसको चूज करेंगे? डी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When knowledge can be tested and verified through empirical evidence, it is considered, बताइए, जब नॉलेज को टेस्ट किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है ऐसे एविडेंस के थ्रू जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया गया है, बिल्कुल ठीक बात, बहुत ही सरल, और यह है आंसर साइंटिफिक। In which of the following scales of measurement ranking of observation is not possible? Very simple question. बिल्कुल, तो आपका क्या आंसर होगा? सरल, सिंपल, नॉमिनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following increases the likelihood of a type 2 error? बताइए। बताइए क्या आंसर होगा? इस चीज को ध्यान रखिएगा व्हेन कंडक्टिंग अ टी टेस्ट। टी टेस्ट के अंदर हम मींस कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन आ गया यहां पे, ये क्वेश्चन आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आना था, तो अब आ गया है तो इसको यहां देख लेते हैं। बाकी इसको डिटेल में हम लोग टेस्टिंग वाले पार्ट के अंदर बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तक सभी का जवाब गलत है। अपेक्षा ने अब सही बताया है, बिल्कुल ठीक। उदिता ने बिल्कुल ठीक बताया है, रिद्धि ने बिल्कुल ठीक बताया है। टी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो हम मीन्स कंपेयर करते हैं दो ग्रुप्स के। तो दो ग्रुप्स के मीन्स का डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ऐसे में। तो आपका अगर बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है मीन्स के बीच में तो टाइप 2 एरर के चांस बढ़ जाते हैं। टाइप 2 एरर क्या होता है, सभी लोग बताएं। टाइप 2 एरर क्या होता है? नल हाइपोथेसिस को या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या हम रिजेक्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस रियलिटी में या तो करेक्ट होती है या इनकरेक्ट होती है। नल हाइपोथेसिस करेक्ट है तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, अगर गलत है तो रिजेक्ट होनी चाहिए। तो यहां पर दो एरर बनते हैं आपके। तो बताइए टाइप 2 एरर कौन सा होगा? बताइए। नल एक्सेप्ट करी जाती है जब वो इनकरेक्ट होती है। तो जब नल एक्सेप्ट करी जाएगी और एरर मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी, मतलब गलत है, तो तब क्या होता है? टाइप 2 के एरर का चांस बढ़ जाता है। तो जब हम टी टेस्ट की बातचीत करते हैं तो दो मीन्स के बीच का डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो हम टी टेस्ट के दौरान में देखेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? डी। The extent to which a research finding can be generalized to other situations is known as which of the following? बताइए, सभी लोग जवाब दें। बहुत ही सरल क्वेश्चन। The extent to which a research finding can be generalized to other situations is known as which of the following? बिल्कुल ठीक, एक्सटर्नल वैलिडिटी।
एक्सटर्नल वैलिडिटी होगा प्रज्ञा। Which scale has a true 0 point and constitutes the highest type of scale in terms of meaning? Very simple. तो हम बहुत ही सरल से क्या कह सकते हैं? रेशो। ओके, सो यहां पे हम लोगों के क्वेश्चंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है। सो अब ये वाली क्लास मैं ऑफिशियली एंड करूंगा यहां पे, ताकि क्वेश्चंस का आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो मिल जाए। और फिर हम लोग एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 15 मिनट के बाद में दोबारा से क्लास शुरू करते हैं और उसके अंदर हम लोग थ्योरी पार्ट कवर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, अब आगे हम थ्योरी वाला पार्ट करेंगे। तो 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी कैन बिगिन एट 4:15 अगेन। ठीक है, ओके भारती, ठीक है, भारती कह रही है 20 मिनट का, 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो आप ऐसा करिए, ठीक है भारती, कोई इशू नहीं है, आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए। आप चाहें तो हम लोग 4 बज रहे हैं, 5 बजे क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक है, शाम को एक और लेट क्लास की बजाय हम लोग क्लास को 5 बजे करके उसके अंदर टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो हम अगली क्लास 5 बजे कर लेते हैं, इफ इट इज कंफर्टेबल विद एवरीबडी। ओके, ठीक है। ठीक है भारती, आई होप ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया होगा आपका। सो हम लोग लेट्स मीट एट 5 PM एंड फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच एवरीवन।